एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस स्टडीज़ का +2 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। इस टॉपिक में प्राइमरीली हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बिजनेस एनवायरनमेंट को, जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स? जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स लेके आते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं ऐसे जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स लेके आते हैं? Let's remember them by the name SLEPT, slept. So what are their names? S is social, L is legal, E is economic factors, right? P is political factors, and T is technological factors. So external opportunities and threats. Opportunities are positive, threats are of course negative. So we remember them by the name SLEPT, social, legal, economic, political and technological factors. सबसे पहले what do we mean by the term business environment? So environment refers to the surroundings जिसमें कोई person या organization operate करता है. We call it business environment. Business environment means political, social, economic, technological, cultural forces outside the business firm with which the entity has to deal. So the environment also includes institutions like suppliers, customers, competitors, financiers and the government with which the firm has to deal in order to achieve its goals. Right? So business environment क्या होता है? एग्रीगेट वो सारी कंडीशंस का, इवेंट्स का, इन्फ्लुएंसेस का जो किसी भी बिजनेस के आसपास होती हैं और उसको अफेक्ट करती हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट में समटाइम प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, पॉजिटिव. It may constrain threat to the growth of the organization. So negative. So positive भी लेके आता है, negative भी लेके आता है. आप लोगों को SWOT analysis याद होगा. SWOT analysis, strengths and weaknesses, ये internal to the organization होती है. Opportunities and threats external to the organization है. For example, non availability of cheap electricity. अब आप कुछ नहीं कर सकते, खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो जितनी चाहिए आपको. क्या करोगे? इट इज़ अ कंस्ट्रेंट फॉर फर्म्स डिपेंडिंग ऑन पावर. गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन द यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर. जितना भी आप ग्राउंड वाटर यूज़ करते हो, गवर्नमेंट का जितना कंट्रोल है उस पर इज़ अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स के जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए लिमिटिंग फैक्टर है. BPO इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस. जो हमारे कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस हैं उसको रिड्यूस करने की एक अपॉर्चुनिटी होती है. बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग. एमर्जिंग डिमांड फॉर हाउसेस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स. जो लोग सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम करना चाहते हैं, अगर डिमांड फॉर हाउसेज इंक्रीज होता है सो ये एक अपॉर्चुनिटी है. मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कन्वेंशनल कैमरास, कन्वेंशनल टेप रिकॉर्डर्स रियलाइज द थ्रेट ऑफ देयर प्रोडक्ट बिकमिंग ऑब्सोलीट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी. सो जो भी कन्वेंशनल कैमराज हैं, कन्वेंशनल टेप रिकॉर्डर्स पुराने थे, उनको थ्रेट लगी, उनका प्रोडक्ट जो है वो ऑब्सोलीट हो गया चेंज इन टेक्नोलॉजी के कारण. इफ़ यू रिमेंबर, पहले वो QWERTY कीपैड वाले फ़ोन्स आते थे, अब टच स्क्रीन आता है. सो द टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम ऑब्सोलीट. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस. सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो होते हैं वो बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट होते हैं. बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, institutions and other factors, forces that are external to the business firms which are out of control. जो business firm से बाहर हैं और आपके कंट्रोल से बाहर हैं. They are specific or maybe general forces. So factors that affect the business directly in the day-to-day working are called specific forces. जैसे आपके investors, आपके customers, आपके competitors, आपके suppliers. So ये particularly आपको affect करते हैं. बट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस एन एंटरप्राइज इनडायरेक्टली, इसको हम जनरल फोर्सेस कहते हैं, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल एंड कंडीशनल फैक्टर्स. इंटर रिलेटेडनेस. बहुत सारे जो ऐसे एलिमेंट्स है बिजनेस एनवायरनमेंट के, दे आर क्लोजली रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट. फॉर एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. जितना ज़्यादा AI आएगा, कंप्यूटरेशन आएगा, देयर मे बी अ लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. दे आर डायनेमिक इन नेचर. जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट होते हैं वो हमेशा चेंजिंग होते हैं, स्टैटिक नहीं होते. टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब डायनेमिक नेचर है. अनसर्टेनिटी. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टन एज नो बॉडी कैन प्रोडिक्ट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर. ये अनसर्टन होता है. सो दिस इज ट्रू इन केस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कल को क्या होगा. फैशन इंडस्ट्री कीप्स ऑन चेंजिंग. द चेंजेस आर अकरिंग टू फ्रीक्वेंटली. कॉम्प्लेक्सिटी.
जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट होगा, जो उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है, एज नो बॉडी कैन प्रोडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ अ मिनट चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑन अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। कोई इसको बता नहीं सकता कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। रिलेटिविटी, बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री और इवन फ्रॉम रीजन टू रीजन, सो ये रिलेटिव होता है। इंपॉर्टेंस क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट की? मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन्स का पूरा दौर चलता है आजकल, फुल फ्लेज कॉम्पिटिशन है हर एक प्रोडक्ट में। दोज हु आर इनकॉम्पिटेंट टू फेस दिस कॉम्पिटिशन वो आउट हो जाएंगे। इट इज़ वाइटल टू अडेप्ट थिंग्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के मुताबिक ही चीज़ों को अडेप्ट करना जरूरी है। फॉर एडजस्टिंग द ऑपरेशंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट स्कैनिंग असेंशियल होती है। एनवायरनमेंट स्कैनिंग का मतलब है मॉनिटरिंग द एनवायरनमेंट ऑफ ईच ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाइंग द कॉन्स्ट्रेंट्स एंड अपॉर्चुनिटीज बिफोर दैम। सो इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर, सबसे पहले शुरू करना ताकि आप बेनिफिट्स रीप कर सको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एट अर्ली स्टेज हेल्प्स द फर्म टू बी एबल टू एक्सप्लॉइट इट विदाउट लूजिंग दैम टू द कॉम्पिटिटर्स। फॉर एग्जाम्पल, मारुति उद्योग ने लीडर बन गई अपनी सेगमेंट में, स्मॉल कार सेगमेंट में, और आज तक स्मॉल कार सेगमेंट की मार्केट लीडर मारुति ही है। आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। सो एनवायरनमेंट जो है ना वो अवेयरनेस लेके आता है। इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई द वेरियस थ्रेट्स। इट प्रोवाइड्स द बिजनेस अर्ली वार्निंग सिग्नल्स देता है टू प्लान इट्स फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, ताकि वो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को प्लान कर सके। सो एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज इन द इंडियन मार्केट गेव अ वार्निंग सिग्नल फॉर द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू मेक सब प्रिकॉशंस preparations like cost reduction, improving quality, reducing wastages, etc. जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो इंडियन मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं, दे गेव अ वार्निंग सिग्नल डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो अपनी प्रेपरेशन कर लें, कॉस्ट रिड्यूस करें, क्वालिटी बेटर करें और वेस्टेज को कम करें। जितनी उनकी ये वेस्टेज और रिडक्शन होगी कॉस्ट की, उतना बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनेगा एंड दे विल बी एबल टू सेल मोर। टैपिंग द यूजफुल रिसोर्सेज। सो एनवायरनमेंट क्या करता है? वेरियस रिसोर्सेज टू द बिजनेस, जैसे मटेरियल, मशीनरी, वाटर, फाइनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, ये सब लेके आता है। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईली डायनेमिक सच एज चेंज इन मार्केट कंडीशंस, टेक्नोलॉजी, कॉम्पिटिशन एक्सेट्रा। टू कोप विद दीज चेंजेस मैनेजर्स डायनेमिक होने चाहिए। दिस इज पॉसिबल थ्रू प्रॉपर एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू ही ये पॉसिबल है। नेक्स्ट इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जो हमारा एनवायरनमेंट स्कैनिंग जब हम करते हैं ना, वो वाइटल इंफॉर्मेशन देता है विच कैन बी टेकन एज द बेसिस फॉर डिसाइडिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। दैट इज प्लानिंग में हेल्प करता है, फ्रेमिंग गाइडलाइंस में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस। वो एंटरप्राइजेस विच कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर देयर एनवायरनमेंट एंड अडॉप्ट सूटेबल पॉलिसीज विल इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस। उनकी परफॉर्मेंस इससे इंप्रूव होती है। डायमेंशंस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के? हमने बिजनेस एनवायरनमेंट की बात की ना, मैंने आपको बोला ना कैसे याद रखना है इसको, SLEPT, स्लेप्ट, राइट। सोशल एनवायरनमेंट, सोशल, society based social environment greatly influences the working of any business. A business gets its input from society and returns the output to the society according to its needs. Social environment is made up of population के क्या trends हैं, individual की needs, cultural factors क्या हैं. The business should adopt a business strategy which should be suitable for socio-cultural environment के लिए जो suitable होती है. Legal environment, it include the acts that have been passed by the center and the state government, जो भी acts pass करती है. The laws related to businesses made by the government are of utmost importance. All members of business community must follow these laws. जितने भी लॉज गवर्नमेंट ने पास किए हैं, हर एक बिजनेस को वो लॉज को फॉलो करना ज़रूरी है, जो भी लॉज उन पे अप्लाई हो रहे हैं. फॉर एग्जांपल द ट्रेडमार्क्स एक्ट, असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बाद अब कोपरा 2019 भी आ गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कंपनीज एक्ट 1956 के बाद अब 2013 आ गया, फैक्ट्रीज एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, वर्कर्स कॉम्पनसेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेल्स टैक्स एक्ट, राइट. सो ये सब फैक्टर्स हैं जो लीगल एनवायरनमेंट के, जो बेसिकली लॉज हर एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है.
इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सो इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इन्फ्लेशन के क्या रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, टैक्सेशन रेट्स क्या है, ये मेन कंपोनेंट्स हैं किसी भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के। कुछ इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की जो फेवरेबली इफेक्ट करती हैं बिजनेस को, वेयर एज इट मे एडवर्सली इफेक्ट सम अदर्स। सो कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो फेवर करती हैं कुछ बिजनेसेस के, कुछ पॉलिसीज बिजनेस के अगेंस्ट, किसी एक बिजनेस के अगेंस्ट होती हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि हम एफडीआई को 90% से रिड्यूस करके, या 100% एफडीआई किसी सेक्टर में नहीं चाहिए, हम उसको रिड्यूस करके सिर्फ 50% करेंगे, तो कुछ बिजनेसेस पे इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, कुछ बिजनेसेस पे इसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, जो बिजनेसेस से बाहर से पैसा आता था वो बिजनेसेस का पैसा 50% रिड्यूस हो जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ 50% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड है। सो अकॉर्डिंगली कुछ बिजनेसेस को पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, कुछ बिजनेसेस को नेगेटिव इंपैक्ट होता है इन पॉलिसीज का, राइट। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन सम गुड्स एडवांटेजेस है होम इंडस्ट्रीज के लिए जो उन गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। लिबरलाइजेशन ऑन इंपोर्ट, इट अट्रैक्ट द फॉरेन प्रोड्यूसर्स जो डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकते हैं लोकल होम प्रोड्यूसर्स के लिए। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ न्यू अप्रोचेस टू प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। नई नई अप्रोचेस निकल के आती हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। प्रोडक्शन मेथड्स एंड सर्विसेज आर फास्ट चेंजिंग। न्यू इंस्ट्रूमेंट्स and new procedures are developed rapidly. So computer aided production system drastic change लेके आता है business sector में। DTP facility increase the speed and quality of printing which wiped out the old printing machines को wipe out ही कर दिया। CDs को, DVDs को, वीडियो कैसेट्स को, टेप रिकॉर्डर्स को सब वाइप आउट हो गए। मोबाइल फोन्स पहले क्वार्टी कीपैड वाले होते थे, अब टच स्क्रीन आ गया। न्यूमरस इंटरैक्टिव फीचर्स हैव अफेक्टेड मैनी बिजनेस सेगमेंट्स। Political environment, so it includes political parties and their ideologies, type of government, single या coalition, union of different parties, stability of the government, policy towards the business क्या है। All these factors have far-reaching impact on the growth and profitability of the business। जैसे कोका कोला मल्टीनेशनल कंपनी थी, डिसकंटिन्यू अपने ऑपरेशंस कर दिए लेट 70s में ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण। 1989 में जब नई गवर्नमेंट आई उन्होंने वेलकम किया मल्टीनेशनल कंपनीज को इंडिया में, तो कोका कोला वंस अगेन स्टार्टेड देयर ऑपरेशंस बैक इन इंडिया। इंडिया का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है? 1991 तक इंडिया ने इकोनॉमिक पॉलिसी सोशलिस्ट बेसिस पे फॉलो की है। फॉर एग्जाम्पल, everything, nothing in private hands, everything in public sector to be opened by the government। पॉलिसी बेस्ड इसलिए थी कि प्राइमेसी ऑफ पब्लिक सेक्टर, सो सब कुछ पब्लिक सेक्टर में, कंट्रोल एंड रेगुलेशंस ऑन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर अगर कुछ भी करना चाहता था तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता था। इकोनॉमी वाज नॉट लिबरलाइज्ड। 1991 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। एज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में। फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इट रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज टू 6 दैट रिक्वायर कंपल्सरी लाइसेंसिंग। तो 6 रह गई जिनमें लाइसेंसिंग की जरूरत थी, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिड्यूस हो गई। डी रिजर्व मैनी इंडस्ट्रीज विच वर अर्लियर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। पहले कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जिसमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही अपना उसमें बिजनेस कर सकते थे, फैक्ट्रीज ओपन कर सकते थे या काम कर सकते थे, बट अब उनको डी रिजर्व कर दिया। डिस इन्वेस्टमेंट शुरू किया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करना शुरू किया। लिबरलाइज्ड फॉरेन कैपिटल पॉलिसी, 100% एफडीआई अलाउ कर दिया बहुत सारे सेक्टर्स में। परमिशन फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज के साथ, टेक्नोलॉजी वेंचर कैपिटलिज्म शुरू हो गया। सेटअप फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाई जा सके। सो दैट वाज दी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब नई इकोनॉमिक पॉलिसी में सबसे पहला पार्ट आता है लिबरलाइजेशन का। लिबरलाइजेशन का मतलब है लाइसेंसेस को हटाना, राइट। सो लिबरलाइजेशन मींस लिबरेटिंग द इकोनॉमी फ्रॉम द रेगुलेशंस को, रिस्ट्रिक्शंस को हटाना, इकोनॉमिक ग्रोथ। सो लाइसेंस सिस्टम होता था पहले, परमिट्स, कोटास, कंट्रोल्स, जिससे प्राइवेट एंटरप्राइजेस को डिस्करेज किया जाता था। बट इंपोर्ट लाइसेंसिंग, फॉरेन एक्सचेंज के रेगुलेशंस थे, प्रोग्रेसिव टैक्सेस था, प्राइस कंट्रोल, ये सब इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करते थे। MRTP एक्ट होता था जिससे लार्ज बिजनेस हाउसेस फ्रेश इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं कर सकते थे अपने बिजनेसेस में। दे वर नॉट अलाउड मच टू एक्सपैंड, मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल नहीं था। ये सारी पॉलिसीज एडवर्सली अफेक्ट करती हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को। न्यू पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन थ्रू डी लाइसेंसिंग and decontrol
फ्रीज द इकोनॉमी फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। बहुत सारी इंडस्ट्रीज पे लाइसेंस सिस्टम ख़त्म कर दिया, उनको डी कंट्रोल कर दिया, यानी कि प्राइवेट सेक्टर खुद देखे कि वो कैसे इंडस्ट्री को चलाना चाहते हैं। लाइसेंसेस परमिट्स रिप्लेस किए ब्रॉडर गाइडलाइंस के साथ। Next was privatization. So privatization was implemented by the management expert Peter Drucker. It is just opposite to nationalization. Nationalization का मतलब है कि प्राइवेट रिसोर्सेज जितने भी हैं उनको गवर्नमेंट अपने हाथों में ले ले, राइट, प्राइवेटाइज कर दे। लेकिन नेशनलाइजेशन का मतलब है कि गवर्नमेंट अपने हाथों में सारे नेशन के रिसोर्सेज ले ले, प्राइवेटाइजेशन खत्म कर दे, राइट। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है जितने भी नेशनल रिसोर्सेज हैं उनको हर एक को यूज़ करने दो, जो जैसे चाहता है यूज़ करना चाहता है उसको करे। अगर कोई ऐसा है जो मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है अपने तरीके से, अपने पॉलिसीज़ के साथ, वो करे, राइट। सो प्रायोरिटी दे दी, पब्लिक सेक्टर इज ग्रेजुअली बीइंग रिड्यूस्ड एंड द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज एनकरेज्ड। मेन फीचर्स प्राइवेटाइजेशन के क्या हैं? डिसइन्वेस्टमेंट एंड डी रिजर्वेशन। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है जो एग्जिस्टिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनमें ओनरशिप को कम करना थ्रू सेल टू प्राइवेट सेक्टर्स। बीएसयूज में प्राइवेट सेक्टर्स को इंक्लूड करना, पीएसयूज का शेयर सेल करके प्राइवेट सेक्टर को देना। डी रिजर्वेशन का मतलब है जब कोई नई इंडस्ट्री ओपन करना चाहता है तो वो पब्लिक सेक्टर नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर में भी नई इंडस्ट्री ओपन हो सके, दैट इज डी रिजर्वेशन। सो गवर्नमेंट इज विड्रॉइंग फ्रॉम मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेसेस को रन करना, कॉन्सेंट्रेटिंग प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को, प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ केयर, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट, ये सब प्राइवेटाइजेशन का पार्ट है। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, कैपिटल, लेबर अक्रॉस द ग्लोब। कोई इंडिया से बाहर कोई सामान भेजना चाहता है तो वो भेज सके, कोई बाहर से इंडिया मंगवाना चाहता है तो यहाँ पे भी वो सामान मंगवा सके। Reduction of import duties, encouragement of foreign investment. It has to be remembered that while liberalization and privatization are policies, globalization एक fact है। Globalization is not a policy, एक phenomena है। There are gains and pains also in globalization. Appropriate policies formulate करनी ज़रूरी है ताकि हम gains ले सकें and pains को minimize कर सकें। New economic policy का impact क्या हुआ? कंपटीशन बढ़ गया, सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी, क्योंकि लाइसेंस लिबरलाइज कर दिया ना, फॉरेन फर्म्स अब आने लग गई तो उससे कंपटीशन इंडस्ट्री से इंक्रीज हो गया। कस्टमर्स ज़्यादा डिमांडिंग हो गए, वाइडर चॉइस होगी कस्टमर्स के पास, उनको पता है कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है कौन सा नहीं। सो दे बिकम मोर डिमांडिंग एंड गो फॉर बेटर क्वालिटी। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, advanced technology provides improvement machinery and better quality. Smaller firms find it difficult to cope with these rapid changes in the technology. Necessity for change. Because of economic reforms 1991 में introduction of LPG, market forces become turbulent, unstable, that necessitated firms to change or modify their operations continuously. Need for developing human resources. The new market conditions demand people with greater competence and commitment. Hence the need for developing human resources has arisen. Market orientation. So earlier production first and then go to the market was the strategy, but in fast changing business world we should study about the market and then produce the goods accordingly. Loss of budgetary support to the public sector. पहले public sector को government से support मिलता था अपने operations को चलाने के लिए, अब fund allotment from government revenue has declined over the years. This made the public sector to become more efficient in the market. We heard of demonetization. Now what is demonetization? It is a process of taking a currency unit out of circulation and making it no longer a legal tender. ये term हमने बहुत सुना है पिछले कुछ सालों में, that particular currency is no longer a legal tender. It can involve replacing the old currency with new notes or coins, or even completely replacing it with a new currency. Demonetization has led to rise in digital payments. Demonetization can cause chaos और अ सीरियस डाउनटर्न इन द इकोनॉमी अगर ये डिमोनेटाइजेशन गलत हो जाए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड एन अनाउंसमेंट ऑन November 8, 2016 दैट 2 largest denomination notes 500 and 1000 were demonetized. This was not the first time that the money was demonetized. Recently we had 2000 notes, currency notes that were demonetized. They were no longer remain a legal tender. So this has led to 86% of the Indian currency in circulation becomes invalid.
The people had to deposit invalid currency in the banks along with certain restrictions on the withdrawals. एम क्या था डिमोनेटाइजेशन का? करप्शन को रोकना, फेक नोट्स को, करेंसी फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ जैसे टेररिज्म, अकमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी होता था जनरेटेड बाय इनकम. इट हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर टू द टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को डिक्लेयर नहीं हुआ. सो अदर एग्जाम्पल्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, 1946 में 500, 1000 एंड 10,000 नोट्स को डिमोनेटाइज किया गया. 78 में 1000, 5000 एंड 10,000 नोट्स डिमोनेटाइज किया गया. कैन यू इमेजिन 1946 में इंडिया हैड 10,000 रुपी नोट एंड 1978 में भी इंडिया हैड 10,000 रुपीज़ नोट. 2014 में ऑल नोट्स इशूड बिफोर 2005 वर विड्रॉन. 2005 से पहले के जितने भी नोट्स थे वो विड्रॉ कर लिए गए. सिक्योरिटी इशू था इसमें कुछ. 2023 में 2023 में 2000 नोट्स वर विड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलेशन. डिमोनेटाइजेशन का एम्स क्या है, फीचर्स क्या है, पर्पस क्या है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन टूल है. पीपल जिनके पास ब्लैक मनी है उनको अपनी अनअकाउंटेड वेल्थ को डिक्लेयर करना पड़ेगा. टैक्सेस पे करने पड़ेंगे एट अ पेनल्टी रेट. टैक्स एवेजन को रोकने के लिए सो गवर्नमेंट इंप्लीमेंटेड द पॉलिसी टू कंट्रोल द टैक्स एवेजन टू चैनलाइज द सेविंग्स. It was implemented to channelize the savings into formal financial system by encouraging the bank deposits. Cashless economy. Government announced demonetization with an aim of creating digital economy with the support of formal finance system, that is banks. इसका impact क्या हुआ? कैश की ट्रांजैक्शंस बहुत रिड्यूस हो गई. मनी, इंटरेस्ट रेट्स, बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज हुए. इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग्स. प्राइवेट वेल्थ डिक्लाइंड. प्राइवेट वेल्थ जितने लोगों के पास था वो कम हो गया. सम हाई डिमोनेटाइज नोट्स वर नॉट रिटर्न्ड एंड रियल एस्टेट प्राइसेस फेल. पब्लिक सेक्टर वेल्थ नो इम्पैक्ट. गवर्नमेंट सेक्टर के पास तो जितना भी पैसा था उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया. डिजिटलाइजेशन, डिजिटल ट्रांजैक्शंस अमंग न्यू यूजर्स इंक्रीज्ड. रियल एस्टेट के प्राइसेस डिक्लाइंड. टैक्स कलेक्शन राइज इन. जितना भी ब्लैक मनी होता है ना, काफ़ी सारा ब्लैक मनी रियल एस्टेट में जाता है. सो प्राइसेस वो डिक्लाइन हुए. राइज इन इनकम टैक्स कलेक्शन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर. इनकम टैक्स की जितनी भी कलेक्शन थी वो इंक्रीज डिस्क्लोजर के कारण इंक्रीज हुई है, बढ़ी है इनकम टैक्स. लोगों ने ज़्यादा डिक्लेयर किया है. दैट्स इट ऑन द बिजनेस एनवायरनमेंट पार्ट. आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो. आई क्लियर ऑल योर डाउट्स. टेक केयर. गुड बाय.